हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और कल हमने टेक्स्ट बुक का टेस्ट पेपर किया था। टेक्स्ट बुक का टेस्ट पेपर जो कि 8 नंबर था, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हमने कल 35 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। लिंक जो प्लेलिस्ट का है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को जो है आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। डेली बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। कल पार्ट 1 किया था हमने, जिसमें 35 क्वेश्चन हुए थे। एक साथ 140 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तो लंबी क्लास हो जाएगी और लेंदी हो जाएगा वो प्रोसेस, इसलिए इसको हम पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपनी क्लास में सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और जो भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करते हैं। वैसे इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करना या टाइम पास करना तो हमारी क्लास में होता नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है लड़ा गया था। मैसूर के राजा कौन थे? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, और जो सेकेंड वॉर हुआ था इसके बाद इसको सेटलमेंट करने के लिए मैंगलोर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये युद्ध चला कब से कब तक था? तो ये 1780 से 1784 तक चला था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच में लड़ा गया था, ये तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को। और ये युद्ध जब समाप्त हुआ था तब निष्कर्ष क्या निकला था इस संधि का? तो इस संधि का निष्कर्ष ये निकला था कि दोनों पक्षों ने जो भी क्षेत्र विजय किए हैं उनको और युद्ध को कैदियों को, जो भी युद्ध में कैदी हो बनाए गए थे, उनको दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे को सौंपने का निर्णय लिया था। ठीक है, ये संधि किस में हुई थी? मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। जब ये संधि हुई तो वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बड़ा बदलाव आया। वो ये कि ब्रिटेन में इसके शेयर के मूल्यों में बहुत भारी गिरावट आ गई थी। ये बहुत ही पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है समटाइम्स। अगर बहुत डीप जा कर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला और मैंगलोर की संधि हुई, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एक कारण ये दे सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो हमें बताना है। तो पहला कथन है कि नाना साहब का प्रधान सेनापति था कौन? तात्या टोपे। तो ये सही बात है, नाना साहब जो थे उनके सेनापति थे तात्या टोपे। तो जो पहला कथन है ये सही हो जाएगा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल क्षेत्र में भीलों को संगठित किया था। पंचमहल क्षेत्र में भीलों को इकट्ठा करके 1857 की क्रांति से जोड़ने का जो काम है ये तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, 1 और 2 दोनों। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। स्थापना के अनुसार निम्नलिखित संगठन को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना है ये सबसे पहले हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। ठीक है, 1884, तो बॉम्बे एसोसिएशन पहले नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद आता है आपका सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी उसके बाद। और सबसे लास्ट में जो इंस्टीट्यूशन गठित किया गया था ये किया गया था शारदा सदन। ठीक है, तो ये जो बनेगा BDAC बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके जो ईयर हैं ये यहाँ पे दे दिए हैं मैंने। देखिए, 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया था। स्थापना में कौन थे? MG रानाडे और GG अगरकर थे। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा नाम, GG अगरकर और MG रानाडे। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। ऊपर
उसको करेक्ट कर लीजिएगा। संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा की गई थी और ये पहला राजनीतिक संगठन इसको माना जा सकता है। दादा भाई नौरोजी और डॉक्टर भाऊ दालजी लाड ने भी इनकी सहायता की थी बॉम्बे एसोसिएशन को गठित करने में, ठीक है। उसके बाद सारदा सदन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी 1889 में। ये संगठन मुख्य रूप से महिलाओं की सहायता करने के लिए बनाया गया था और उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं जैसे भोजन, आश्रय, ये सब भी उनको इस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता था, ठीक है। पंडिता रमाबाई ही भारत की पहली महिला अध्यापक भी थी, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं सत्यशोधक समाज पे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी 24 सितंबर 1873 में पुणे में, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पिछड़े वर्ग, मालिस और कुनबी, ये सब लोग कर रहे थे। सत्यशोधक समाज एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ संगठन था जो कि वंचितों को उनका हक दिलाने की बात करता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ब्रिटिश माल का बहिष्कार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन 1905 में, उसकी घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, ठीक है। स्वदेशी बचाओ या स्वदेशी अपनाओ, इस तरीके के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे थे। महिलाएं शराब की दुकान के आगे धरना देती थीं और विदेशी माल की होली जलाई जाती थी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। जलियांवाला बाग की घटना के बाद किसने असाधारण व्यक्ति की उपलब्धि या सार्वजनिक सेवा के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दिया गया सम्मान त्याग दिया था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था, कब हुआ था? इसे अमृतसर में ये हुआ था और ये हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल को 1919 की ये घटना है। जलियांवाला बाग जो जगह है ये पड़ती है आपकी अमृतसर में। अमृतसर में ये एक ऐसा एरिया है जो कि चारों तरफ से बंद है। यहाँ पर जाने के लिए एक ही एंट्री गेट है और उसी से ही एग्ज़िट है। तो चारों तरफ से ये बाउंड्री से बंद एरिया था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग शांतिपूर्वक ढंग से धरना दे रहे थे बैठे। धरना क्यों दे रहे थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे वे धरना दे रहे थे और जनरल ओ डायर ने क्या किया, चारों तरफ से घेर कर वहाँ पर गोलियाँ, निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवा दी गई थी, ठीक है। तो इस घटना के बाद क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से उनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था, ठीक। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई ये यहाँ पे दे रखी हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को। तो जनरल डायर ने क्या किया था, वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और वहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो वो कुआं है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद गए थे और फिर उस कुएं से कोई भी ज़िंदा नहीं निकला। उस कुएं का पानी बिल्कुल जो खून का रंग होता है, या यूँ कहें कुआं पूरा भर गया था वहाँ पे लोगों से, उनके खून से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। भारत में निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र के मामले में मास्टर फिलिप स्प्रैट नाम के एक अंग्रेज ने मुकदमा चलाया था? तो देखिए मिस्टर फिलिप स्प्रैट जो हैं, इन्होंने मेरठ षड्यंत्र मामला था, मेरठ षड्यंत्र केस, इसमें मुकदमा चलाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस था क्या, एक बार देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थी और इसको रोकना भी चाहती थी। तो मेरठ षड्यंत्र मामले में मुकदमे में भारतीय साम्यवादी दल को कार्यकर्ताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। S.A. डांगे 32 व्यक्तियों के साथ 20 मार्च 1929 को लगभग
गिरफ्तार किए गए थे और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मुकदमा चलाया गया था। और उन पर जो आरोप था वो यह था कि 1921 में ऐसे डांगे शौकत उस्मानी मुजफ्फर अहमद ने भारत में कॉमिंटर्न की एक शाखा स्थापित करने की साजिश रची थी और विभिन्न व्यक्तियों की मदद की गई थी, जिसमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा भारत भेजे गए आरोपी फिलिप स्प्रैट और बेंजामिन फ्रांसिस ब्रेडली भी शामिल थे। ठीक है, तो ये वो अंग्रेज था जिस पर मुकदमा चलाया गया था मेरठ षड्यंत्र के मामले में। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन हमारा नंबर 4 है, मेरठ षड्यंत्र मामला, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो कथन सही है वो हमें बताना है। सरकार उन कैदियों को रिहा करेगी जिन्हें हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया था। तो पहला ही कथन सही है। सरकार के सामने ये मांग रखी गई थी, ब्रिटिश सरकार के सामने, कि जो राजनीतिक कैदी हैं और जिन्हें हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया है और जो जांच में पाए गए हैं जो कि दोषी नहीं है, उनको सरकार रिहा कर देगी। ठीक है, तो ऐसा ये जो प्रस्ताव था ये सरकार ने मान लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दूसरा भी देख लीजिए, सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई सभी जमीनों को वापस कर देगी, ये कथन गलत है। इस प्रकार की कोई भी बात ब्रिटिश सरकार ने नहीं मांगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के लिए कांग्रेस सहमत नहीं थी, ये वाला कथन भी गलत है। और सरकार तटीय गांवों में निजी उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार पर सहमत हो गई थी, ये वाला कथन भी गलत है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम से क्या किया था, दांडी मार्च शुरू किया था, जो कि किस लिए शुरू किया गया था, नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो चौथा कथन भी इस प्रकार से हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम गांधी इरविन समझौता जो है इसको अच्छे से देख लेते हैं। 1931 में 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे महात्मा गांधी। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। गांधी इरविन समझौता हुआ किसके बीच में था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जो कि उस समय तत्कालीन वायसराय था भारत का। इसे दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन संधि के रूप में भी जाना जाता है, कांग्रेस ने सरकार के बराबरी पर लाकर खड़ा किया था। इससे पहले वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भविष्य में ब्रिटिश के कब्जे वाले भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति की एक अस्पष्ट वादा और भविष्य के संविधान पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की थी। इससे पहले भी एक गोलमेज सम्मेलन हो चुका था 1930 में। ठीक है, बट उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर चपरू और M.R. जयकर के प्रयासों के कारण हुआ था। सरकार की ओर से इरविन निम्नलिखित बात पर सहमत हुआ था। तो देखिए, जो पहला कथन हमारा सही है, हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई जो ब्रिटिश सरकार है वो कर देगी। इसी वजह से पहला कथन जो है यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में सरकार नहीं बनाई। कहाँ पर नहीं बनाई थी? 1937 में आम चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव, तो कहाँ पर सरकार नहीं बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बंगाल में नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो पहला कथन है, भारत को अधिराज्य दर्जे का वादा क्रिप्स मिशन के माध्यम से दिया गया था, ये सही बात है। गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दोनों ही बातें सही हैं। क्रिप्स मिशन में ही ये कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट भारत एक बनेगा और उसका खुद का एक संविधान के बारे में भी बात की गई थी। तो दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी मुख्य सिफारिशें देख लीजिए, सारी
बातें यहाँ पर बताई गई हैं। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी, एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि के साथ साथ ब्रिटिश प्रांतों के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। जो देसी रियासतें थी उनकी बात कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत के लिए इस संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होने का प्रावधान होगा, या तो अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए या स्वयं के संविधान को फ्रेम करने के लिए खुली छूट दे रखी थी ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, देश के राजनीतिक दलों ने क्रिप्स मिशन को जो है अस्वीकार कर दिया था। गांधी ने क्रिप्स मिशन था उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उन्होंने रियासतों के अधिकारों को या तो प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजना या भारत संघ से बाहर रहना इन्होंने पसंद नहीं किया था, इसीलिए गांधी ने क्या कहा था, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को किस रूप में याद किया जाता है? तो ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है हमारी, इंडियन नेशनल आर्मी उसके अधिकारियों के रूप में जाने जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। उसके बाद वे सिंगापुर पहुँचे, फिर आगे चलकर क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ जिसके अधिकारी थे ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उनके वर्ष हैं, तो हमें सही मैचिंग करनी है। तो देखिए कोल विद्रोह जो है ये शुरू हुआ आपका 1831 में और 1837 तक चला। संथाल विद्रोह 1855-56 में, और उसके बाद आता है रामोशी विद्रोह या रामोशियों का विद्रोह। ये कब तक चला? ये शुरू हुआ 1879 में। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1895 में शुरू हुआ और 1901 तक चला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर इस तरीके से बनेगा, नहीं तो आपसे कोई भी विद्रोह है उसका नाम दे दिया जाता है और उसका ईयर पूछ दिया जाता है, ये कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तरफ आपको पत्रिकाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उससे संबद्ध व्यक्ति दे रखे हैं और कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये हमें बताना है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका सबसे पहले है, लेकिन इसके सामने जो नाम है ये मोतीलाल घोष, यहाँ पे आना चाहिए मोतीलाल घोष को। तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी, तो पहले वाला सही है। सुधारक फिरोज शाह मेहता के द्वारा नहीं किया गया था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। इंडियन मिरर भी दादा भाई नौरोजी उससे संबंधित नहीं थे, केवल पहला सही है अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। केवल एक ऑप्शन का जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रतिष्ठित और निडर पत्रकारों के तहत इन वर्षों के दौरान शक्तिशाली समाचार पत्र बनकर के उभरे, जो ये कौन कौन से थे? द हिंदू एंड स्वदेश मित्रन, ये सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा संपादित किया जाता था। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। ठीक है, केसरी हिंदी भाषा में था जबकि मराठा मराठी में था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली का प्रकाशन किया। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये अमृत बाजार पत्रिका आप लोगों को अगर ध्यान हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसकी बात हम कर भी चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था तब अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है ये। गोपाल गणेश अगरकर जो हैं इन्होंने सुधाकर का प्रकाशन किया था। एस.एन. सेन ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने भारत की आवाज़ द वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? इन्होंने मराठी में लिखी थी गुलामगिरी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चक्रवात को दुनिया में के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए फिलीपींस में कहा जाता है इसको टाइफून। ठीक है, टाइफून कहाँ पर कहा जाता है? फिलीपींस में कहा जाता है। विली कहाँ पर कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब जो बोरा है
ये एक तरीके की हवाएं हैं और ये कहाँ पर चलती हैं ये हमें बताना है, ठीक है। ये जो एक कॉलम है ये लेफ़्ट साइड वाला ये हवाओं के नाम है, और जो दूसरी तरफ है राइट कॉलम ये क्या है, ये एरिया है। तो जो बोरा है ये चलता है एड्रियाटिक सागर में चलती है। सिमूम कहाँ पर चलती है, अरब के मरुस्थल में जो गर्म हवा चलती है उसको सिमूम कहते हैं। मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, और हरमट्टन सहारा के जो सहारा रेगिस्तान है उसके पूर्वी भाग में चलती है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वाणिज्यिक की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है। तो वाणिज्य की दृष्टि से जहाँ से सबसे ज़्यादा जहाज़ निकलते हैं और जो मार्ग उद्योगों के लिए, या यूँ कहें कि समुद्री मार्ग सबसे व्यस्ततम कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर से सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो देखिए ये 4 हैं, लेब्राडोर, ओयाशिवो, बेंगुला और अलास्का। इनमें से लेब्राडोर, ओयाशिवो और बेंगुला ये 3 जलधाराएं जो हैं ठंडी हैं, जबकि अलास्का की जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। तो 1, 2 और 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जल की गति में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं, ठीक है। जल के संचलन से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों से बनी होती हैं महासागरीय धाराएं, जो समुद्र के विभिन्न हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण और घर्षण तथा जल के घनत्व की भिन्नता से उत्पन्न होती हैं। ठंडी महासागरीय धाराएं वे हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं और आसपास के जल की तुलना में ठंडी होती हैं। ये धाराएं आमतौर पर मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। कुछ ठंडी जलधाराओं के नाम देख लीजिए, ये आप को अगर याद हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो लेब्राडोर की धारा, ओयाशियो, बेंगुला, अंटार्कटिका की धारा, कैलिफोर्निया और फॉकलैंड ये ठंडी जलधाराएं हैं, तो इनको नाम ध्यान रखने हैं। इनको छोड़ के जो जलधाराएं बची वे गर्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए डाउन्स जो हैं ये अर्जेंटीना में नहीं पाए जाते हैं, ये डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरा ही सही सुमेलित नहीं है, हमको क्या बताना था, सही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से किस देश में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। तो तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, चिली में। और अगर आपसे जगह का नाम भी दिया जाए तो आपका नाम हो जाएगा चुक्की कमाटा, ठीक है। चुक्की कमाटा जो है ये तांबे के बहुत बड़े भंडार रखने वाला स्थान है जो कि पड़ता है चिली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण इकाई में स्थित है। तो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाई कहाँ पर है, उल्सान, दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है। तो देखिए मलक्का जलडमरू मध्य जो है विश्व का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है, और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, उसको जोड़ता है, ठीक है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ता है, मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता है, और ये दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है, 800 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात एक आती है कि यह सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप के बीच पश्चिम प्रायद्वीप और मलेशिया और पूर्व में चरम दक्षिणी थाईलैंड के बीच में फैला हुआ है। ये बात ध्यान रखना। सिंगापुर के कहाँ पर है पड़ेगा, तो ये दक्षिणी शोर पे पड़ेगा, ठीक, मलक्का जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान, वेटिकन सिटी, अफगानिस्तान और बेलारूस कौन कौन से भू आबद्ध देश हैं। भू आबद्ध देश मतलब लैंड लॉक्ड
एरिया क्या होता है या लैंड लॉक्ड देश क्या होते हैं? ऐसे देश जिनके चारों तरफ कोई भी जलीय सीमा नहीं होती है, कोई भी सागर या महासागर नहीं होता है, वे जो देश होते हैं, वे जो स्थान होते हैं, लैंड लॉक्ड या भू आबद्ध देश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही कजाकिस्तान, वेटिकन सिटी, अफगानिस्तान और बेलारूस आपके क्या हो जाएंगे? ये भू आबद्ध देश हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैप में यहाँ पर दिखाया भी गया है, इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ। ये देखिए जो भू आबद्ध देश हैं यहाँ पर दिखा रखे हैं ये पर्पल कलर से। ठीक है, मंगोलिया देख सकते हो आप, उसके बाद आपको ये भूटान मिल जाएगा। ठीक है, और ऊपर अगर आएंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये तुर्कमेनिस्तान मिलेगा आपको, उज्बेकिस्तान मिलेगा, कजाकिस्तान मिलेगा। ये सारे देश क्या हो जाते हैं? आपके लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद अगर इधर बात करेंगे तो रवांडा हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया, युगांडा हो गया, साउथ सूडान, ये देखिए साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर, माली, चाड, ये सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनको देख लीजिए। अच्छा, इस तरफ भी देख लीजिएगा, बोलीविया और प्रागवे। ठीक है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जो कि कहाँ पर पड़ते हैं? साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स के 2023वें संस्करण में 17वें संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में 17वां संस्करण था, 126वां स्थान भारत ने पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको शिव शक्ति कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा नाम करंट अफेयर में था, तो आई होप ये सभी को आपको याद होगा। ठीक है, पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो बनी है, इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। अभी तक के इतिहास में भारतीय मिशन का नेतृत्व गीतिका श्रीवास्तव जी पहली बार पर कर रही हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गीतिका श्रीवास्तव, इनका नाम ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है ये। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? तो विंबलडन 2023 का पुरुष एकल फाइनल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है? तो दीपिका देशवाल जो हैं, ये संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? अब देखिए हमें दर्रा बताना है कि कौन सा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भी और इम्पॉर्टेंट दर्रे जो हिमाचल और उत्तराखंड में पड़ रहे हैं, एक बार उनको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बारालाचा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, जेलेपला सिक्किम और तिब्बत के बीच के क्षेत्र को जोड़ता है। नाथुला सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी और हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्फीति को जोड़ता है। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो ये सारे दर्रे ध्यान रखिएगा, और कौन किसको जोड़ता है ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से भी बन जाता है कि शिव किला दर्रा निम्नलिखित में से किस किस को जोड़ता है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है जो नदी हिमालय की। तो देखिए हिमालय की जो स्थिति है कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, ऐसे चापाकार क्षेत्र में फैला हुआ है हिमालय, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे पूर्वी सीमा को इस तरफ से चिन्हित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखो दीपोर बिल जो है, ये जो झील है ये असम में पड़ेगी, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील आपको मणिपुर में मिलेगी जहाँ पर, और रेणुका झील
कहाँ पर मिलेगी? उत्तराखंड में नहीं मिलेगी, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क क्यों रहता है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जब भी आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब जो मानसून अरब सागर की शाखा से आता है। ठीक है, जब मानसूनी हवा इधर से चलती है दक्षिण पश्चिम में, अरब सागर का जो मानसून जाता है, तो जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर वर्षा कैसे होती है? इसमें बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है तमिलनाडु में। ठीक है, इस कारण क्या है देख लेते हैं। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की समांतर में स्थित है। तो ये सही बात है, बंगाल की खाड़ी की समांतर में स्थित है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती है। तो पहला जो कथन है ये सही हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कथन भी सही है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उसके समानांतर स्थित होने के कारण क्या होता है, हवाएं जो हैं तमिलनाडु से कुछ इस तरीके से निकल जाती हैं। और दूसरा कारण बता रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है जो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं? तो मिश्रित खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राज्य दे रखे हैं और प्रमुख उत्पादन दे रखे हैं कि कौन से सही सुमेलित हैं, हमको ये बताना है। तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, कर्नाटक में मक्का का होता है, गुजरात में कपास का होता है, जबकि तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि चौथा गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइका के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो माइका, जिसे अभ्रक कहते हैं, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर का जो इस्पात कारखाना है, ये इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, जो बोकारो है ये पड़ेगा आपका, नहीं सलेम, इसको करेक्ट करते हैं, सही सुमेलित है। सलेम जो इस्पात संयंत्र है ये तमिलनाडु में पड़ता है और यही सही सुमेलित है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 7.5% भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 3 नंबर ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो एजोला जो है इसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ रोग हैं। तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? अतिसार। इसको 2 से सुमेलित कर दीजिए। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जबकि ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मनुष्य की किससे निर्मित, तो पहली बात तो मनुष्यों में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा। कोशिका भित्ति मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, मेथी का पौधा जो होता है, इससे जो मेथी के दाने निकलते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में
मदद करते हैं। मेथी स्वाद में कड़वा होता है, कड़वे दाने जो होते हैं इसके क्यूबॉइड शेप के होते हैं, येलो कलर के, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अगर इसकी एक नियंत्रित मात्रा को खाया जाए, उसका सेवन किया जाए, तो पारंपरिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में के अनुसार जो शुगर, ब्लड शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, उसको नियंत्रित करने में मदद करते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ से बनती है वो ये कि भारत में मेथी का जो उत्पादन कई राज्यों में होता है, और भारत के उत्पादन में 80% से अधिक योगदान किसका है? राजस्थान का है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत पे मेथी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ पर एक तरफ रेशा दे रखा है, दूसरी तरफ भाग दे रखा है कि ये जो रेशे हैं ये कहाँ से बनते हैं। तो देखिए पटसन जो है, पटसन बनता है आपका तने से, ठीक है। एक घास होती है, घास क्या, अरहर का जैसा पौधा होता है, पटसन का पौधा कुछ उसी प्रकार से होता है। तो जब वो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उससे रेशे निकलते हैं, उसी से ये वाला रेशा बनाया जाता है। कपास किससे बनता है? कपास आपका बनता है पुष्प से, मतलब कपास के फूल से कॉटन निकाली जाती है। रेशम कोकून से बनता है, जबकि नारियल का रेशा छिलके से बनता है। जो आप लोगों ने देखा होगा, पका हुआ नारियल जो होता है उस पर ब्राउन कलर के जो रेशे रहते हैं उसके छिलके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस प्रतिरक्षण के लिए BCG की वैक्सीन जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये हमें बताना है। तो BCG की वैक्सीन अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन के द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे TB कहा जाता है, क्षय रोग भी कहते हैं, ये एक जीवाणु जनित रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। क्षय रोग के लक्षण क्या होते हैं? खून के धब्बे वाली खांसी हो जाती है, बुखार, पसीना, थकान, कमजोरी, ये सारी जो उसके हैं लक्षण हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन पथ होता है, वो मनुष्य का संक्रमित हो जाता है, ठीक है। और ये संचारी रोग है, मतलब ये छूने से फैलता है, तो इसको भी ध्यान रखना होता है। और ये टीका BCG का टीका सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है ताकि उनका बचाव किया जा सके, वैक्सीन लगाई जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कॉन्टैक्ट लेंस, जिन्हें हम संस्पर्श लेंसेज कहते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज सामान्यतः किससे बनते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है आपके हाइड्रोजेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर B, मतलब और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो जब बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान होता है, जैसे सूर्य का तापमान नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम पायरोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है, एक तरफ हमें दे रखा है रेशे दे रखे हैं, प्लास्टिक का टाइप दे रखा है, और दूसरी तरफ उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। हमें मैचिंग करनी है, तो कॉलम A और B को मैच करते हैं। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन एक टाइप का मैन मेड फाइबर होता है जो कपड़ों के लिए यूज़ होता है, वस्त्र होता है एक प्रकार का। तो जो रेयॉन है इसको मैच कर दीजिए D से, ठीक है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, नॉनस्टिक के जो बर्तन होते हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग जो होती है उसे टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं। वो इस कोटिंग से क्या होता है, जो खाना है वो बर्तन में चिपकता नहीं है। तो इसको 2 को A से मैच कर दीजिए। बेकेलाइट जो होती है ये एक तरीके की प्लास्टिक होती है, इससे हैंडल्स और स्विच बनाए जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कुकर को इस्तेमाल करते हैं, तो जो कुकर का स्विच, कुकर का जो हैंडल होता है उस पर ब्लैक कलर की जो रहती है ना प्लास्टिक चढ़ी रहती है, उस प्लास्टिक को गर्म होने पर भी वो पिघलती नहीं है, वो बेकेलाइट की बनी होती है, ठीक है। तो 3 को B से मैच कर दीजिए। और PVC से क्या बनते हैं? पाइप्स बनते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, फिटिंग वाले पाइप, ये बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो गई। अगले क्वेश्चन पर आइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
दूधिया मैग्नीशियम का उपयोग निम्न में से किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक एंटी एसिड होता है, मतलब जो एसिडिक चीज़ें होती हैं उनको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। तो प्रति अम्ल इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोगों ने यदि कभी ध्यान दिया हो, जब भी एसिडिटी हो जाती है किसी भी व्यक्ति को तो एंटी एसिड पीते हैं, जैसे डाइजीन का लिक्विड अगर ले लेते हैं या फिर डाइजीन की जो टैबलेट होती है उसको भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, एंटी एसिड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बातें। अगले क्वेश्चन पर आइए। मृदु जल को किस विशेषता के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है? तो जो मृदु जल होता है ये साबुन के साथ बहुत अच्छे से झाग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है और एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक दिशी। ठीक है, अब ये 90% वाली जो बात मैंने बताई, देखिए 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है और 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये यहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये फूड चेन है। ठीक है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन को ठीक करता है? तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया जो धान के खेत होते हैं वहाँ पर पाया जाता है जड़ में, तो ये नाइट्रोजन को ठीक रखता है और धान के खेतों में जब पानी भरा रहता है तो उधर ये बैक्टीरिया पनप जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइनोबैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभकारी दोनों है? तो देखिए ओजोन गैस जो है ऑप्शन नंबर 2 ये हानिकारक और लाभकारी दोनों है। कैसे? जब ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, ओजोन गैस को नापने की जो ओजोन की मोटाई है ये डॉप्सन में नापी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट डॉप्सन है। तो जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है वो यूवी रेज को, जो सूरज की यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, त्वचा कैंसर का लिए संक्रमण उत्पन्न करती हैं, तो यहाँ पर लाभकारी हो गई। लेकिन जब ओजोन पाई जाती है आपके ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में जब पाई जाती है ओजोन हो जाती है तो ये स्मॉग का निर्माण करती है। इसीलिए ओजोन एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आइए। शेषाचलम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो शेषाचलम की पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी? आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। और एक ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो इसको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट घाट पर मिलेंगे शेषाचलम की पहाड़ियाँ। और जो पूरा भौगोलिक एरिया है ये 4755.9 किलोमीटर में है और इसको 2010 में आरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया था। यहाँ पर लाल चंदन जो है बहुत आयत मात्रा में उगता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बन्नी घास के मैदान कहाँ पर अवस्थित हैं? तो देखिए बन्नी घास के मैदान आपको गुजरात में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ के ज़िले में पाए जाते हैं, कच्छ ज़िले में पाए जाते हैं। कच्छ के रण में जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर रेगिस्तान में दक्षिणी किनारों पर शुष्क घास के मैदान हैं, उन्हें ही बन्नी घास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो मैदान है भारत में चीता के अंतिम आवासों के लिए एक मुख्य रूप से पुनरुत्पादन स्थल के रूप में पहचान करे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और इनका सही कालानुक्रम क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आया था वन संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद आया वन संरक्षण अधिनियम, पहले नंबर पे आएगा आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको करेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आया था आपका वन संरक्षण अधिनियम, तो 2-1 हो जाएगा। उसके बाद
रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, तो उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया सबसे लास्ट में, ठीक। 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 4, 3। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, ये देखिए ईयर भी यहाँ पे दे दिए हैं, 1972 में आया, ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। तो ये सारे अधिनियम जो आए हैं इनको इम्पोर्टेंट रखिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा, कौन कब आए कालानुक्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, आज हमने 90 नंबर तक किया है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को मोटिवेट करते हुए, क्लास अगर पिछली नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, पसंद आएगी क्लास तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको लिंक मैं दे दूंगी पॉलिटी की क्लासेस का, उसके साथ साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस के भी, जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों की ही क्लासेस हैं। आप वहाँ से सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, सारी थ्योरी वहाँ पर पढ़ाई गई है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सजेशन है तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, उसको भी फॉलो किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।